नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। इस पेंडेमिक के दौरान कई सारे लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस भी आए, कई सारे लोग जॉबलेस भी हुए। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इसके साथ साथ ट्रेडर्स ने एक अहम रोल प्ले किया है, उनको भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। आज हमारे साथ बातचीत में मौजूद हैं ट्रेडर्स फेडरेशन वेयर हाउस के जनरल सेक्रेटरी दीपक गुप्ता जी, जो कि रिसेंटली एडवाइज़र टू लेफ्टिनेंट गवर्नर के शर्मा साहब के साथ भी मिलकर आए हैं और यहाँ की एसोसिएशन की कुछ डिमांड्स हैं वो भी वहाँ पर उनके पास रख कर आए हैं। मेमोरेंडम्स भी वहाँ पर दिए गए हैं और क्या कुछ उसके बीच में ख़ास रहा, क्या किन किन चीज़ों को मेन फोकस किया गया, उसके ऊपर भी आज हम बातचीत करने जाएंगे। दीपक जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। दीपक जी, रिसेंटली आपकी एक मुलाकात हुई, एक मेमोरेंडम भी आपने दिया, किन किन चीज़ों को मेन आपने फोकस में रखा था? सबसे पहले सुमिल जी धन्यवाद आपका, आप यहाँ पे आए। और जो सबसे पहले हमने 2 बार मेमोरेंडम दिया है श्री के शर्मा जी को। जो पहला मेमोरेंडम हमने दिया है वो पूरी एसोसिएशन ने मिलके दिया है और मुझे ही मौका मिला आगे करने का। तो वो ये था कि पहले तो हमने कुछ अंश आपको बताना चाहता हूँ जो हमने वो बातें वहाँ पे रखी हैं। हमने सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का मनोज सिन्हा जी का धन्यवाद दिया। उनको एहसास हुआ कि कोरोना महामारी के अंदर व्यापारियों को नुकसान हुआ है और हमने ये साफ तौर पे कहा कि सरकार जो है व्यापारियों तक आज तक किसी ने कुछ नहीं दिया। व्यापारी हर समय रोजगार के नए अवसर पैदा करता है, राष्ट्र निर्माण के लिए करोड़ों रुपए का टैक्स देता है, हालांकि टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को तक पहुंचाता है, लेकिन जब भी राहत की बात आती है तो व्यापारियों को इग्नोर किया जाता है। ये साफ शब्दों पे हमने वहाँ मीटिंग में ये बात रखी। हालांकि व्यापारी जब कोरोना काल शुरू हुआ तो उस समय व्यापारियों ने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बढ़ चढ़ के साथ दिया, चाहे राशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, पीएम केयर फंड की बात हो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो हमने कुछ बातें रखी जो ओवरऑल जो मार्केट को कोरोना काल से निकालने की बात थी। उसमें हमने सबसे पहले ये बात रखी रिलीफ इन इलेक्ट्रिसिटी बिल, कि कोरोना जब लॉकडाउन 1 शुरू हुआ तो उस समय दुकानें जो है नॉन एसेंशियल आइटम की बंद रही, तो 4 महीने तक बंद रही, तो उनके बिजली के बिल आते रहे, तो हमने बोला कि वो माफ़ होने चाहिए। दूसरा था कि रिलीफ इन बैंक इंटरेस्ट, सीसी लिमिट एंड टर्म लोन, कि जब दुकानें जो बंद रही, कारोबार ख़त्म हो गए, तो उनके सीसी लिमिट के टर्म्स लोन और जो बैंक इंटरेस्ट है वो माफ़ होने चाहिए, ताकि व्यापारी को पता लगे कि सरकार भी उनके साथ है। और फिर नो इंटरेस्ट और प्लेंटी शैल बी चार्ज ऑन जीएसटी, टीडीएस एंड इनकम टैक्स रिटर्न। मतलब कि जैसे जब लॉकडाउन 1 शुरू हुआ तो सबकी मूवमेंट बंद हो गई, हमारे अकाउंटेंट वो नहीं आ जा सके, तो वो रिटर्न जो है फाइल नहीं हो सकी, तो उसकी जो भी लेट फीस है, जो प्लेंटी है, वो सारी माफ़ होनी चाहिए। चाहे इनकम टैक्स की रिटर्न की फ़ाइल की बात हो, जीएसटी रिटर्न की फ़ाइल की बात हो, चाहे टीडीएस रिटर्न की फ़ाइल की बात हो, ये सारी जो पेनल्टी है ये नहीं लगनी चाहिए। और सबसे जो मुख्य बात थी वो फाइनेंशियल एड की थी। वहाँ पे हमने जब ये बात रखी कि जो प्रधानमंत्री का निर्देश था कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी दुकानदार अपने मुलाजम को बाहर नहीं निकालेगा, तो 6 महीने तक हमने प्रधानमंत्री का पालन किया। लेकिन कारोबार ख़त्म होने के कारण हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह नहीं दे सकते, बैंक के इंटरेस्ट नहीं दे सकते, और जितने हमारे एक्सपेंसेस हैं अब देने में हम असमर्थ हैं। तो हम सरकार से ये चाहेंगे, आप एक स्पेशल पैकेज जो है हमारे व्यापारी भाइयों को देना चाहिए। इसमें ये आप देख सकते हैं कि अगर वो रिटेलर है, उसकी इनकम टैक्स की सालाना रिटर्न बनती है, वो उसके तहत उसको मिलनी चाहिए। अगर वो होलसेलर है तो उसकी सालाना रिटर्न देख के उस हिसाब से जो है फाइनेंशियल एड जो है स्पेशल वो मिलनी चाहिए। दूसरी हमने बात रखी एबॉलिशिंग ऑफ टोल प्लाजा इन द स्टेट। और जो भी एक ही हाईवे के ऊपर 2 जो टोल प्लाजा लगे हुए हैं, इससे हमारी जो कॉस्टिंग है वो महंगी पड़ जाती है। हम टोल प्लाजा के ख़िलाफ़ नहीं है,
हम लेकिन एक ही हाईवे के ऊपर दो टोल प्लाजा लगने के कारण जो हमारी एसेंशियल आइटम की है वो कॉस्टली हो गई है। हमने बोला है जो 2 की जगह वो 1 लगना चाहिए। जो आपका सरोड टोल प्लाजा है उसको शिफ्ट करके लखनपुर टोल प्लाजा के तरफ जाना चाहिए, जिससे हमारी जो कॉस्टिंग है वो कम हो। दूसरा हमने आगे बात रखी लिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन गेट्स। जो आपको पता है कि 50 बंदों की गेस्ट की रिस्ट्रिक्शन होने से जो उनके साथ जुड़े हुए लोग थे, जैसे घोड़े वाला, लाइट डेकोरेटर और छोटे छोटे व्यवसायी हैं, उनके कारोबार बिल्कुल बंद हो गए। उनको भी स्पेशल पैकेज इसके द्वारा लाया जाना चाहिए। और हमने इसके बाद बात रखी टूरिज़्म प्रमोशन की, कि हमारी जो स्टेट है वो पूरी टूरिज़्म के ऊपर डिपेंड है। जितने भी प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं उनको जल्दी से पूरा किया जाना चाहिए। और दूसरा ये कार पार्किंग का एक इशू था। जब आपने देखा अनलॉक 1 शुरू हुआ तो उसके अंदर आप बाज़ारों के अंदर कार पार्किंग नहीं लगने दी, और हालांकि हमारी स्टेट में कार पार्किंग की फैसिलिटी नहीं थी। हमने इसके ऊपर पूरा जोर दिया कि आप सर आइडेंटिफाइड करें कि जहाँ जहाँ हमारे सिटी के अंदर लैंड खाली हैं उनको मल्टी कार पार्किंग का प्रोजेक्ट जल्दी चालू कराएं। और साथ में हमने बोला कि जहाँ भी कार पार्किंग बनती है वहाँ ई रिक्शा के जो बात होनी चाहिए, ताकि हमारा एक एक कस्टमर और एक एक दुकान तक पहुँच सके। हालांकि वो गाड़ी की पार्किंग वहाँ करे और उसके बाद जो है वो रिक्शा पे बैठे और एक कॉर्नर एंड तक जो है जहाँ गाड़ी नहीं भी जा सकती है वहाँ ई रिक्शा जा सकता है, ताकि हमारे दुकान जो है इस कोरोना महामारी और काफ़ी रफ्तार से बाहर निकल सके। और एक और मुख्य बात थी चेंज ऑफ लैंड यूज़, कि सरकार तो हर समय रोज़गार नहीं दे सकती। इस समय क्या हुआ कि लाखों युवाओं ने जहाँ भी थोड़ी जगह मिली उन्होंने अपनी दुकान बना ली, तो उसके कारण जो रेजिडेंशियल एरिया थे कुछ कमर्शियल हो गए। तो हमने ये भी उनसे आगे अगुवाई लगाई है कि जो भी सर अभी रेजिडेंशियल एरिया कमर्शियल हो गए हैं उनको रेगुलाइज करके वो कर देना चाहिए, कमर्शियल कर देना चाहिए, ताकि उनको भी लगे कि सरकार जो है हमारे साथ है। ये मुख्य बातें जो थी हमारी ओवरऑल मार्केट के लोग मेमोरेंडम जो है पहले रिवाइवल ऑफ बिजनेस कम्युनिटी के तरफ से जो उनके चेयरमैन थे के शर्मा जी तक पहुंचाया। उन्होंने बड़ी ध्यानपूर्वक हमारी बातें सुनी और मुझे आशा है वो कुछ ना कुछ इसमें जो है हमारे व्यापारी भाइयों को राहत इस बार ज़रूर देंगे। दीपक जी, ये तो रहे कि ओवरऑल पॉइंट्स आपने क्या रखे फाइनेंशियल एड्स को लेकर, और जितने भी तमाम ट्रेडर्स हैं वो सब उन्होंने मिल के ये पॉइंट्स रखे। एक और बहुत बड़ा कंसर्न है इस मार्केट की, अगर बात की जाए तो इस मार्केट की एक अपनी हिस्ट्री है। इवनिंग में अगर यहाँ पर कभी कोई आए तो यहाँ बिल्कुल एकदम अंधेरा होता है, लाइट्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा जो काम रहता है ट्रेडर्स का वो कैश काउंटर का रहता है। कोई कैश लेकर जा रहा हो, कोई कुछ लेकर जा रहा हो, तो ये कितना बड़ा कंसर्न है? ऐसा है, जब दूसरा हमने मेमोरेंडम दिया श्री के शर्मा जी को, तो वो उस समय खाली ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस की बात थी कि 1956 में हमारी मार्केट बनी थी। ये चौथी पीढ़ी काम कर रही है। यहाँ लाखों की कतार में लेबर रहती है, उनको रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। और बाहर से जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से या कश्मीर डिस्ट्रिक्ट से हमारे जितने भी कस्टमर आते हैं, रात को रुकने की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो हमने बोला है कि उन्हें हमें ओनरशिप राइट दिया जाए, ताकि हम ऊपर एक छत बना के जो है उनको रहने की व्यवस्था हो, और साथ में हमें गोडाउन्स की फैसिलिटी दी जाए, जो हमारा बाहर माल जो पड़ा रहता है वो हम स्टोरेज कर सकें, ताकि हमारे व्यापारियों को नुकसान कम हो। हमने उस समय कार पार्किंग का भी इशू उठाया कि हमारी जो मेंबर की कार पार्किंग है जो जेडीए ने हमें प्रोवाइड की है, वो हम 25,000 रुपये पर मंथ रेंट देते हैं। उसमें 100 कार लगाने की कैपेसिटी है। इसको बढ़ा के हमें 300 कार की कैपेसिटी दी जानी चाहिए, ताकि हमारा यहाँ का रश कम हो। और ट्रक्स की जो पार्किंग है, जो पीछे हमारी पार्क के साथ हमारी रोड जो काफ़ी खाली है, काफ़ी खाली एरिया है, वहाँ ट्रक्स की पार्किंग होनी चाहिए, ताकि यहाँ जो भी कस्टमर आए, जो भी व्यापारी आए, अपने आराम से गाड़ी लोड करके और जाए। जो आपने लाइट की बात कही, बिल्कुल सही बात है सुमिल जी। यहाँ लाइट की काफ़ी परेशानी रहती थी, तो हमें यहाँ आशा है कि अभी लाइट भी थोड़ी बहुत ठीक है। और हमने 10 हॉल मार्क्स लाइट के लिए बोला है और स्ट्रीट लाइट्स के लिए बोला है। नहीं तो आम तौर पे जब व्यापारी कैश लेके जाता है तो कई बार अनहोनी होने का डर होता है।
आपके माध्यम से ये अपील करूँगा कि जो ये लाइट का म्यूनसिपल कमेटी के अंदर हमारी जो लाइट्स की प्रॉब्लम है उनको तुरंत ठीक करके और हॉल मार्क्स हमें लाइट देनी चाहिए, ताकि जो व्यापारी जो शाम के समय अपने डर का माहौल महसूस ना करे, और जो भी कस्टमर अगर जो भी हमारा व्यापारी शाम को आए तो वो भी यहाँ पे इस मार्केट में आके डर का माहौल महसूस ना करे। हुआ था, हम पहले दिन से ही अवेयर थे, हमने तरह तरह के प्रोग्राम्स किए, सैनिटाइज बांटे और हमने मार्क्स बांटे, और जो भी हमने अपने मेंबर्स को बोला कि आपने ये देखना है कि मेरे सामने वाले आदमी को कोरोना है, हमने 6 इंच की दूरी बना के रखनी है और सैनिटाइज अपने हाथ करते रहने हैं और मास्क डाल के रहना है। जो मेन पर्पज़ है कि मास्क और अपने सोशल डिस्टेंसेस में रहना है, तो ये हमने सबको बताया। मेरे को खुशी होगी आपको बताते हुए कि 1069 हमारे मार्केट में टेस्ट हुए तो एक भी पॉजिटिव नहीं आया। तो उसके बाद जब रैपिड टेस्ट हुए तो तकरीबन 270 एक ही दिन में रैपिड टेस्ट हुए, तो उसमें एक हमारा लेबर भाई जो है पॉजिटिव हुआ, तो वो भी क्वारंटाइन कर दिया। तो 14 दिन के बाद वो भी नेगेटिव आया और वापस आया। ये सब मैं समझता हूँ ये बाबे वाली माता की कृपा है और माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद है कि मतलब कि उन्होंने इतने भीड़ वाले इलाके को अपने गोद ले रखा है। तो उन्होंने कोई भी जैसे कहते हैं कि जब एक बार 1971 में जब लड़ाई हुई थी तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया था। मुझे लगता है कि आज भी माँ वैष्णो देवी और माँ बावे वाली माता ने हमारे वेयर हाउस एसोसिएशन को गोद ले लिया है, जैसे वो अपने बच्चों की तरह ट्रीट कर रही है। और मुझे लगता है कि इतनी भीड़ भाड़ होने के बावजूद भी हमारी मार्केट में ना मात्र जो है वो पॉजिटिव आए हैं। तो आशा करेंगे आगे भी ऐसा रहे। आपके माध्यम से फिर अपील करूंगा अपने कस्टमर को, अपने व्यापारी भाइयों को, अपने कस्टमर को कि आप जब भी हमारी मार्केट में आए सोशल डिस्टेंसेस बना के रखें। अपने व्यापारियों को भी करूंगा कि अगर उनको रश दिखता है कि अपने अंदर 2 आदमियों को रखें और जब वो फ्री हो जाते हैं तो फिर आगे वो करें, ताकि हम इस महामारी से जंग जो है वो हमने जीतनी है और हम पूरी तरह तैयार हो। एसेंशियल आइटम पूरी सप्लाई करने के लिए जम्मू कश्मीर में पूरा तरह तैयार रहे, ताकि जो हमारे प्रधानमंत्री का निर्देश था कोई भी भूखा ना रहे और कोई भी भूखा ना सोए, इसी का पालन करते हुए धन्यवाद। दीपक जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा। ओवरऑल जम्मू कश्मीर के ट्रेड रैंक की बात करें तो इस बार नंबर नीचे आया है, 21 नंबर आया है, लास्ट ईयर 22 था। क्या लगता है क्या वजह रही नंबर नीचे आने की और क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, ये ईज़ ऑफ डूइंग जो बिज़नेस है जो हमारा स्टेट 21 रैंक पे आया है। बड़ा अफसोस होता है कि हमारी नेबल स्टेट जो JNK हिमाचल प्रदेश स्टेट है वो नंबर 7 पे है। इसमें 2 बातें होती हैं, एक इंडस्ट्री पॉलिसी और ट्रेडिंग एक्टिविटी। इसमें ये होता है कि जो भी इन्वेस्टर आता है, जो भी कोई व्यवसाय करने जाता है, वो ये सोचता है कि वो देखता है कि स्टेट का रैंक अच्छा है तो मैं वहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ। तो उसमें क्या होता है कि मैं समझता हूँ अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये 2 फार्मूले अपना ले तो मेरी रैंकिंग स्टेट की ऊपर हो जाएगी। पहला ये है कि इंडस्ट्रियल अगर की बात करें तो उसको लैंड जो है तुरंत मिलनी चाहिए, बिजली का कनेक्शन तुरंत मिलना चाहिए, पोल्यूशन का सर्टिफिकेट जो है NOC है तुरंत मिलनी चाहिए, और जितने भी और NOC डिपार्टमेंट है वो एक ही दफ्तर में होने चाहिए। व्यापारी आए वहाँ देखे यहाँ मैं ज़मीन लेने चाहता हूँ, अगर सरकार के पास ज़मीन है वो फटाफट ज़मीन दे, उसको पावर का कनेक्शन दे, पोल्यूशन का NOC सर्टिफिकेट दे और फटाफट काम करे और ईमानदारी से। तो मुझे लगता है हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ी जाए। अगर मैं ट्रेडिंग एक्टिविटी की बात करूं और जो भी हमारे GST सेल टैक्स डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, हमारा फूड ड्रग्स डिपार्टमेंट है, हमारा लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये अपने ईमानदारी से काम करे। व्यापारी को कोई भय ना हो इन डिपार्टमेंट का। अगर वो कोई व्यापारी गलती भी करता है उसको गलती सुधारने का मौका मिलना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। कोई हरासमेंट नहीं होनी चाहिए इन डिपार्टमेंट के अंदर, मतलब कि हम फ्रेंडली एटमॉस्फेयर से काम करें। अगर इंडस्ट्री भी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर से काम करे और जो हमारे व्यवसायी हैं वो बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट का अगर कोई खोलना चाहता है,
व्यापारी बनना चाहता है तो उसको भी इन डिपार्टमेंट की तरह फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिले। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर ये चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करे तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में हम हिमाचल से भी आगे अपनी रैंकिंग को बढ़ा सकते हैं। द न्यूज़ नाउ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुमन जी। तो ये हमारे साथ ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस जम्मू के जनरल सेक्रेटरी दीपक गुप्ता जी बातचीत में मौजूद थे और रिसेंटली अभी इन्होंने एडवाइज़र टू लेफ्टिनेंट गवर्नर के शर्मा साहब के साथ मुलाकात की, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, और क्या पॉइंट्स रखे, क्या क्या बातें रही, ये सब आपने इस पूरे इंटरव्यू में देखा। हमारी ये कोशिश होती है कि हम अपने व्यूअर्स तक पल पल की खबर पहुंचाते रहें। कैमरामैन साहिल के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।